हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया पर। बच्चों, आज का दिन आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास दिन होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज से हम आपकी पढ़ाई की एक नई और मजबूत शुरुआत करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार स्टार्ट करेंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी पढ़ाई की होगी लेकिन उनका बेसिक कमज़ोर रह गया हो। और जब बेसिक कमज़ोर हो जाता है तो छोटे छोटे टॉपिक भी बहुत ही मुश्किल और कठिन लगने लगते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक नया फाउंडेशन बैच, जिसमें हर विषय को ज़ीरो से हीरो लेवल तक बहुत ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा। चाहे वो मैथ हो, चाहे ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स, हर विषय को बहुत ही आसान भाषा में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा, ताकि आपका बेसिक कमज़ोर न रहे और आपको रटने की ज़रूरत न पड़े। तो अगर आपका भी सपना है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने का और अपने भविष्य को बदलने का, तो ये फाउंडेशन बैच आपके लिए एक सही रास्ता है। और मज़े की बात यह है कि ये फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी मंशा है कि कोई भी बच्चा ऐसा न हो जो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ पैसे के कारण अपने लक्ष्य और सपने को पूरा ना कर सके। सबसे पहला क्लास आज पॉलिटिक्स यानी संविधान का होगा। मतलब हम लोग अपने देश के संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि संविधान क्या है। संविधान ये हर देश का एक सर्वोच्च कानून होता है, जो सरकार की संरचना और शक्तियों और नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करने का एक मूलभूत अंग होता है। हर देश का संविधान अलग अलग होता है, क्योंकि ये इस देश के इतिहास और संस्कृति और समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाता है। तो आइए अब हम लोग अपने प्यारे भारत देश के संविधान को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भारत के संविधान को पढ़ने से पहले हम उसके इतिहास और उसके विकास को समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि संविधान कब लागू हुआ, क्यों लाया गया और किन परिस्थितियों में लाया गया, तब तक आप संविधान को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। देखिए, भारत का जो संविधान है, इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, उसके ऑलमोस्ट 3 साल बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, लेकिन उसकी असल पृष्ठभूमि की शुरुआत यानी उसके इतिहास की शुरुआत 1600 ईस्वी से शुरू हो चुकी थी। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ, उसके बाद इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी ने भारत के तमाम हिस्सों में अपना व्यापार शुरू किया। कंपनी धीरे धीरे भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी भारत से मसाले, चाय, अफीम वगैरह लेती और बदले में सोना चांदी देती, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान हुआ और कंपनी को फ़ायदा हुआ, जिससे कंपनी का राजस्व और नियंत्रण बढ़ने लगा। कंपनी धीरे धीरे भारत के कुछ क्षेत्रों पर प्रशासन और सेना पर भी नियंत्रण बनाना शुरू किया। अब कंपनी के पास सिर्फ व्यापार करने की शक्तियाँ ही नहीं, बल्कि शासकों और प्रशासन पर प्रभाव डालने की शक्तियाँ भी आ गई। कंपनी ने भारत के अलग अलग हिस्सों में, जो उस समय कमज़ोर और टुकड़ों में बटे हुए थे, जैसे बंगाल, बिहार, अवध और दिल्ली का मुगल साम्राज्य, ये सब कमज़ोर टुकड़ों में बटा था। कंपनी ने कमज़ोर प्रशासन और विभाजित प्रांत का फ़ायदा उठाना चाहा, तो कंपनी ने स्थानीय प्रशासनों पर हस्तक्षेप करना शुरू किया, राजस्व और नियंत्रण को अपने हाथ में लिया। कंपनी ने अपनी निजी सेना बनाई, जिसे सिपाही सेना कहा जाता था। ये सेना कंपनी के अधीन थी। इसका काम था कंपनी के हितों की रक्षा करना और विद्रोह दबाना और युद्ध में भाग लेना। कंपनी ने अपनी सेना का इस्तेमाल करके भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों में युद्ध किया और उसे अपने अधीन किया। जैसे 1757 की प्लासी की लड़ाई में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा किया। प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का कठपुतली नवाब बनाया, क्योंकि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था सिराजुद्दौला को धोखा देकर। असली शक्ति कंपनियों के पास थी, पूरी शक्ति कंपनी के पास थी।
मीर जाफर सिर्फ काम का नवाब बना हुआ था। जाफर ने कंपनी को 24 परागन दिए, जिससे कंपनी की आर्थिक और राजनीतिक शक्तियाँ मिली। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर 1760 में मीर कासिम को नवाब बनाया। फिर इसके बाद मीर कासिम को हटाकर 1763 में फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया, जिससे मीर कासिम खिसिया गए यानी नाराज़ हो गए और युद्ध किया, जो अतः 1764 में बक्सर के युद्ध का कारण बना। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मनरो कर रहे थे, जिससे कंपनी को विजय हुआ। इस जीत के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। आइए पहले हम लोग इतना समझते हैं, फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भारत का संविधान। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान को पढ़ने से पहले हम उसके इतिहास को समझते हैं। सबसे पहले कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे। भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 1947 के बाद के 3 साल बाद, ऑलमोस्ट 3 साल बाद संविधान बना था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत 1600 ईस्वी से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1600 ईस्वी से मानी जाती है। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आपको देखने को ये मिल जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में। 5वां पॉइंट है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया था। अधिकार मिलने के बाद कंपनी ने भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें मसाले, अफीम वगैरह कंपनी भारत से लेती और बदले में सोना चांदी देती, जिससे भारत को अधिक नुकसान हुआ और कंपनी को लाभ हुआ, जिससे कंपनी का राजस्व बढ़ता गया। राजस्व इतना बढ़ा, राजस्व बढ़ने के साथ कंपनी ने प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। अपने हितों के लिए कंपनी ने निजी सेना बनाई, जिसे सिपाही सेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिपाही सेना का गठन किया। कंपनी ने अपनी हितों की रक्षा के लिए सिपाही सेना का गठन किया। ये सेना कंपनी की हितों की रक्षा करती थी और युद्ध को दबाती थी और युद्ध में भाग लेती थी। विद्रोह को दबाती थी और युद्ध में भाग लेती थी। कंपनी अपनी निजी सेना का इस्तेमाल करके भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों में युद्ध करती और उसे अपने अधीन करती। जैसे 1757 की पलासी की लड़ाई। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइवे। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइवे। आप लोग याद रखिएगा, 1757 की पलासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुए थे। इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइवे कर रहे थे। पलासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में। अगला पॉइंट देखिए, 1764 में बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के गठबंधन के बीच हुआ, जिसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शामिल थे। 1764 में बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मनरो कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हेक्टर मनरो। अगला पॉइंट है, 1765 में कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी इलाहाबाद की संधि? 1765 में किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त मिली। इसके बाद अगला पॉइंट है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए
पारित किया गया था। कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अगला पॉइंट है, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। वारन हास्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारन हेस्टिंग बने थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे।